जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर शेड्यूल्स अर्थात अनुसूचियों के बारे में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको हर वो एक फैक्ट या फिर कौन सी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई या फिर इनसे कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, हर एक वो पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो काफ़ी आसानी से एवं सरल तरीके से चीज़ों को हम समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज की अनुसूचियाँ। देखिए दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था तो संविधान में विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को शामिल किया गया था, तो उसी के अंतर्गत एक प्रमुख है अनुसूचियाँ। और जब संविधान हमारा मूल रूप से बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, तो तब संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी दोस्तों? 8 थी। लेकिन वर्तमान में मतलब अभी एट प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 12। मतलब कुल 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं, और कब कब बढ़ी हैं इनको हम आगे वीडियो में देखेंगे, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, कुल 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। तो आइए 12 के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची की, फर्स्ट शेड्यूल की। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल अर्थात प्रथम अनुसूची है, यह भारत देश में अर्थात जो हमारा इंडिया है उसमें कुल कितने राज्य हैं एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह उनके नामों एवं उनके क्षेत्रों मतलब उनकी संख्या जो है उनके बारे में यह बताता है। तो शेड्यूल 1 में भारत के राज्यों के बारे में, स्टेट्स के बारे में, और जो यूनियन टेरिटरी अर्थात संघ शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है और उनके नाम क्या क्या हैं, इनका वर्णन कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? इनका वर्णन मिलेगा प्रथम अनुसूची में। कहाँ मिलेगा? प्रथम अनुसूची में मिलेगा। अब वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ये तो हो गया पहले सूची में कि राज्यों के नाम एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या एवं उनके नाम। अब द्वितीय अनुसूची में आते हैं कि द्वितीय अनुसूची में क्या है दोस्तों कि इस भारत देश को चलाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जितने भी संवैधानिक पद दिए गए हैं दोस्तों, क्या दिए गए हैं? संवैधानिक पद हैं, एवं या फिर उनके पदाधिकारियों की बात कर लें, उन पदाधिकारियों में जैसे बात करें हम राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, संसद के सदस्यों की, या फिर जैसे राज्यपालों की, विधायिका के सदस्यों की, तो ये जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं यह उनके नामों के बारे में या फिर उनके पदों के बारे में बताता है एवं उनके वेतन की चर्चा करता है। तो द्वितीय अनुसूची में ध्यान रखेंगे, यह संवैधानिक पदों पर उपस्थित जो पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य एवं अन्य जो हैं, यह उनके पदों के बारे में बताता है। ध्यान रखेंगे, पदों के बारे में बताता है। तीसरी जो अनुसूची है, अब यह जो दूसरी अनुसूची में अभी तक पद के बारे में बता रहा था कि राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, संसद के सदस्य होंगे, लेकिन वहीं पर तीसरी अनुसूची में दोस्तों यह क्या करेगा कि तीसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं यह उनके शपथ का प्रावधान दिखाता है या फिर उनके प्रतिज्ञान का प्रावधान दिखाता है। तो दूसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, सभी के शपथ की चर्चा कहाँ पर की गई है दोस्तों? इस तृतीय अनुसूची में की गई है, थर्ड शेड्यूल में की गई है। अब हम चौथे अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे अनुसूची क्या करता है दोस्तों कि राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा के लिए आवंटित सीट है यह उनकी चर्चा करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप स्टार मार्क इसको कर सकते हैं कि राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है। तो दोस्तों राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन चाहे वह राज्य के लिए हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए हो, किस अनुसूची में किया गया दोस्तों? चौथे अनुसूची में किया गया है, फोर्थ शेड्यूल में किया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा सकता है घुमा के कि चौथी सूची में क्या है। तो चौथी सूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन दिया गया है। अब पांचवी सूची की तरफ बढ़ते दोस्तों। जो पांचवी सूची है यह बात करती किसके बारे में? अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट एवं जनजातीय क्षेत्रों अर्थात शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स
के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर उनके प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो 5वीं अनुसूची या शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब्स के जो क्षेत्र होते हैं, मतलब अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों का जो क्षेत्र है उनके ऊपर प्रशासन एवं नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किया जाए या फिर उनका प्रशासन किस प्रकार का हो, तो वह जो होता है यह किस अनुसूची में दिया गया दोस्तों? 5वीं अनुसूची में दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। ये हो गया 5वीं अनुसूची। अब हम बात करेंगे 6वीं अनुसूची के बारे में। ध्यान से कंफ्यूजन नहीं करेंगे। 5वीं जो अनुसूची है यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति संपूर्ण भारत के लिए दोस्तों, किसके लिए? संपूर्ण भारत के लिए। लेकिन जैसे ही 6वीं अनुसूची आएगी इसमें स्पेसिफिक कुछ राज्यों के ही अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। इससे आपके प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान से याद करेंगे। सबसे पहला राज्य है वह क्या है? असम है, फिर है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल 4 ऐसे राज्य हैं जनजातीय क्षेत्र वाले, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध किस अनुसूची में किया गया दोस्तों? वह किया गया 6वीं अनुसूची में। तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो कुल 4 ऐसे राज्य जिनके प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किस अनुसूची में मिलता है, किस शेड्यूल में मिलता है? तो 6th शेड्यूल या फिर कह लें 6वीं अनुसूची, उसमें इसका प्रावधान हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं 7वीं अनुसूची। इससे प्रश्न कई बार एग्जाम में बने हैं। सिंपल पूछा जाएगा कि सूचियों का वर्णन हमें किस अनुसूची में मिलता है। दोस्तों हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, लिस्ट दी गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, लिस्ट दी गई हैं। और इनका वर्णन हमें संविधान में कहां पर मिलता है दोस्तों? तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लिस्ट या फिर सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। देखिए दोस्तों अब प्रश्न इससे भी बन सकता है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं या फिर मूल में कितने विषय थे। ऐसे ही राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची से आपसे प्रश्न पूछा सकता है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सूचियां 3 प्रकार की। संघ सूची जिस पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संघ के पास है, अर्थात केंद्र सरकार के पास है। दूसरी जो सूची होती है वो होती है राज्य सूची। राज्य सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है। और जो तीसरी सूची है दोस्तों वह है समवर्ती सूची, अर्थात ऐसी सूची जिस पर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों कानून बना सके, वह आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल में शिक्षा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है, तो शिक्षा आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यदि दोनों कानून बना सकते हैं, तो यदि केंद्र सरकार भी कानून बनाए, राज्य सरकार भी कानून बनाए और उन दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो किसका कानून मान्य होगा? तो संविधान केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कानून उस समय प्रभावी होगी एज कंपेयर टू किसके? राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून की तरफ। तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रश्न इससे भी बने हैं। अब आपसे प्रश्न हम पूछें कि संघ सूची में मूल विषय कितने थे मूल रूप से? तो संघ सूची में मूल विषय थे 97, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों? 100 हो गई है, अर्थात 100 हो गई है। पहले 97 संघ सूची में विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? 100। उसी प्रकार राज्य सूची में मूल में कितने थे? 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कुल कितने विषय हो गए दोस्तों? घट के 66 से 61 हो गया है, 61 हो गया है। अब हम बात करें वहीं पर समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में मूल रूप से इनकी विषयों की संख्या थी 47, लेकिन वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 52 है, 52 है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और जानना है कि यह जो समवर्ती सूची है दोस्तों, यह किस देश से लिया गया है? इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं दोस्तों। समवर्ती सूची जो लिया गया है वह लिया गया है कहाँ के संविधान से? वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये तो बात हो गई 7वीं अनुसूची
अनुसूची की दोस्तों। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की दोस्तों। देखिए 8वीं अनुसूची से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है। दोस्तों भारत में जितनी भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका प्रावधान हमें इसी 8th शेड्यूल कह लें या फिर 8वीं अनुसूची कह लें, उसमें देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने ये निकलता है कि क्या मूल रूप से कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई और वर्तमान में कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 14 + 8 मतलब कुल 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। कहने का मतलब फिर समझिएगा कि 14 भाषाएं ऐसी थीं जिनको मूल रूप से मान्यता प्राप्त दी गई थी और 8 ऐसी भाषाएं हैं जो कि बाद में जोड़ी गई या फिर बाद में इनको मान्यता दिया गया। तो कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं और कब कब इनको मान्यता दिया गया, आइए इसको देख लेते हैं। 14 मूल रूप से थी। पहला संविधान भाषाओं को जोड़ने के लिए पहला संशोधन किया गया 21वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों, इसको नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, इससे जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। किस भाषा को? सिंधी भाषा को दोस्तों जोड़ा गया था। क्या 21वें संविधान संशोधन द्वारा कब? 1967 में। तो 14/1/15 हो गया। ठीक, अब 71वां संविधान संशोधन जब हुआ 1992 में, तो 3 और भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? ध्यान रखेंगे, कोंकणी जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई और नेपाली। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 जोड़ा गया। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 भाषाएं। तो 15 3 18 हो गई ना। उसी प्रकार 92वां जो संविधान संशोधन था जो कि 2003 में हुआ था दोस्तों, इसके तहत जोड़ी गई 4 भाषाएं, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 भाषाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। इनसे प्रश्न बनते हैं कि बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 4 ऐसी भाषाएं हैं जो कि 2003 में कब जोड़ी गई? तो 92वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। तो 18 4 कुल कितनी हो गई दोस्तों? 22 हो गई। तो कुल इस प्रकार दोस्तों वर्तमान में इनकी कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 14 मूल में थी, 8 नई जोड़ी गई। तो इनकी कुल भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई? 22 हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि कोई परेशानी हो तो आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। जो 9वीं अनुसूची, देखिए एक बात और समझिए, अभी तक जो मैंने 8 अनुसूचियों के बारे में बात की यह तो मूल संविधान में थे, लेकिन अब जो 4 अनुसूचियों की बात करेंगे, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, यह बाद में जोड़े गए। तो यह कब जोड़े गए, आइए इसको जान लेते हैं। देखिए जो 9वीं सूची है यह बात करता है संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी प्रावधानों की। आपसे प्रश्न पूछेगा कि 9वीं सूची में क्या वर्णित है, तो संपत्ति से संबंधी जो अधिग्रहण के प्रावधान हैं उनका वर्णन मिलता है। और यह 9वीं सूची दोस्तों जोड़ा गया था कब? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, जो कि कब हुआ था? 1951 में। इससे आपके 2 प्रश्न तैयार होते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। या फिर प्रश्न घुमा के पूछ दे कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, तो या फिर क्या जोड़ा गया था संविधान में? तो 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था कब? इसी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ये तो हो गई बात 9वीं अनुसूची की। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में देखिए 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, वहीं पर 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया दोस्तों? तो जो 52वां संविधान संशोधन है दोस्तों, इस 52वें संविधान संशोधन द्वारा ही हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10th शेड्यूल को जोड़ा गया। अब सबसे बड़ी बात कि 10वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का या फिर कानूनों का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। दल बदल संबंधी कानून का प्रावधान कहाँ पर है पूछ लिया जाता है, तो 10वीं अनुसूची में है। कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन द्वारा।
अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की दोस्तों। जो 11वीं अनुसूची है, 11th शेड्यूल है, यह जोड़ी गई हमारे संविधान में कब? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ी गई दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इस 11वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी 11वीं अनुसूची में कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न जितने भी नए अनुसूचियां बनी हैं कब जोड़ी गई, इससे प्रमुख रूप से बनते आए हैं। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और क्या जोड़ा गया? तो पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और सबसे लास्ट की जो अनुसूची है, 12वीं अनुसूची दोस्तों, यह जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 74वें संविधान संशोधन। 11वीं जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, वहीं पर 12वीं जोड़ी गई कब दोस्तों? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और क्या जोड़ा गया? तो जोड़ा गया किसको? नगर निकाय या फिर कह लें नगर पालिकाओं को। तो नगर निकाय एवं नगर पालिकाओं को दोस्तों संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया इसी 12वीं अनुसूची को जोड़कर। तो दोस्तों हमने बात की इस वीडियो में अनुसूचियों के बारे में एवं उनसे संबंधित हर वो फैक्ट्स के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।